हेलो एवरीवन। तो जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजन का। फिजन का मतलब होता है वो जो टूटना, ब्रेक होना। जब हैवी न्यूक्लियस, हमने नॉर्मली एक बात की थी, चलो हम बात करते हैं पहले कि हमने एक कर्व बनाया था बाइंडिंग एनर्जी के बाद में पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था, और हमने कहा था कि कुछ ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर 170 से ऊपर होता है, जिनका एटॉमिक मास नंबर 170 से ऊपर होता है, वो अनस्टेबल होते हैं। और अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, वो अपने में से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकालते रहते हैं जिससे उनका पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी बढ़े। क्योंकि 170 से कम नंबर जो एटॉमिक मास नंबर जिनका 170 से कम होता है, उनका एनर्जी जो होता है वो इनके कंपैरिजन में 170 से ज़्यादा वालों के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है। बताया हमने ग्राफ में इस तरीके से बच्चों हमने ग्राफ में बताया है। ग्राफ में इस तरीके से बताया था, ये एटॉमिक मास नंबर था, ये पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी थी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये 170 से ऊपर जैसे हम जाते हैं, 170 से आगे जैसे हम जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है पर न्यूक्लियन की कम होने लगती है। तो इनमें स्टेबिलिटी कम रहती है, तो यहाँ हम देखें 170 से कम वालों में जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, वो ज़्यादा रहती है। यहाँ वो ज़्यादा है बच्चों, मैक्सिमम है। यहाँ कम होने लग गए आपके पास में, तो ये कम स्टेबल है आपके पास है। 170 से ज़्यादा वाले कम स्टेबल है। तो ये एक प्रोसेस बताते हैं जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जो मैंने आपको समझाया। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है बच्चों। कैसा प्रोसेस होता है? नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन इस प्रोसेस से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत कुछ क्या जानने को मिला कि हमने यह पता लगाना स्टार्ट कर दिया कि ये अनस्टेबल होते हैं, और अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए बच्चों ये क्या कर सकते हैं, एनर्जी को यहाँ मतलब पार्टिकल्स को निकाल सकते हैं। यानी यहाँ से बात हमें दिमाग में आने लगी कि हम इजीली में इसको ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि अनस्टेबल होते हैं। तो ये तो बच्चों आर्टिफिशियल था, रेडियो एक्टिविटी, सॉरी नेचुरल था। हम आर्टिफिशियली भी क्या कर सकते हैं, इन न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। और जब हम एक हैवी न्यूक्लियस को, किसको बच्चों, एक हैवी न्यूक्लियस को हम लाइट न्यूक्लियस में ब्रेक करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। यानी न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, हैवी जो भी न्यूक्लियस होता है वो दो या दो से ज़्यादा लाइट पार्टिकल्स में क्या होता है, वो जो ब्रेक होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो ये हम बात करते हैं, एक बार आप इस तरीके से, चलो कोई दिक्कत नहीं नोट करने, क्योंकि ये तो हमने बता रखा है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो बच्चों न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है कि हैवी न्यूक्लियस का लाइट न्यूक्लियस में जो ब्रेक होने का प्रोसेस होता है, हम उसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो समझ में आया अपने पास में कि जब हैवी न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियस से ब्रेक होता है तो हम उसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। सबसे पहले बच्चों न्यूक्लियर फिजन को 1939 में जर्मनी के दो साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट, नाम मैंने लिखा है बच्चों इनका, ओटोहोन, क्या है नाम इनका, ओटोहोन एंड स्ट्रासमान। दो साइंटिस्ट है ये, ओटोहोन और स्ट्रासमान। इन दोनों ने जो रिएक्शंस की बच्चों, हम उसी रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। इन दोनों साइंटिस्ट ने 1939 में जो रिएक्शंस की, हम उसी रिएक्शंस का डिस्कशन करने वाले हैं। इन्होंने बच्चों 92 पर यूरेनियम आता है, यूरेनियम का वो आइसोटोप इन्होंने यूज लिया जिसका एटॉमिक मास नंबर कितना था, 235 था, और इस पर इन्होंने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया। अब हम नॉर्मली यदि बात करें कि बच्चों यार न्यूट्रॉन को ही क्यों इन्होंने बम्बार्ड करवाया होगा, यह बाद में पता चल गया था कि ये क्यों करवाया गया है। क्योंकि जो हमने ये देखा है कि जो न्यूट्रॉन होता है वो एटम के बाहर स्टेबल नहीं रहता, सॉरी न्यूक्लियस के बाहर स्टेबल नहीं रहता है। हमने कभी भी देखा है तो जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट रहता है, इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहती है। तो ऐसा यदि जब हम इसको बम्बार्ड करवाएंगे, दूसरी बात बच्चों, ये जब बम्बार्ड करवाया गया था तो इसका स्पीड बहुत स्लो था, ये स्लो स्पीड का था, स्लो न्यूट्रॉन नहीं था अपने पास में। तो इस यूरेनियम पर जब स्लो न्यूट्रॉन का बम्बार्ड करवाया गया
तो हुआ क्या, हम उसकी बात अभी बाद में करने वाले हैं, लेकिन हम न्यूट्रॉन का यूज क्यों किया, कारण क्या था कि न्यूट्रॉन का इन्होंने यूज किया। तो बच्चों जो न्यूट्रॉन होता है उसका स्टेबिलिटी जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही सबसे ज़्यादा रहता है। तो जब आप न्यूट्रॉन का बम्बार्ड इस पर करवाएंगे तो ये न्यूट्रॉन जो होगा बच्चों इस यूरेनियम के न्यूक्लियस पर डायरेक्ट अटैक करेगा, क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए सीधा कहाँ पहुँच जाता है बच्चों, न्यूक्लियस के पास पहुँच जाता है। अब जब हम न्यूक्लियस के पास पहुँचेगा, बम्बार्ड करवाएंगे, ये उस न्यूक्लियस पर क्या करेगा, कोलाइड करेगा, टक्कर करेगा और वो ब्रेक हो जाएगा बच्चों। और वो ब्रेक होगा तो दूसरे अदर एटम के न्यूक्लियस में वो कन्वर्ट होने लग जाता है। उसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियर फिजन यहाँ कह रहे हैं। तो ये जैसे आप बम्बार्ड करवाएंगे तो बच्चों इन्होंने जो 1939 में ऑटो हॉर्न एंड स्ट्रासमान ने जो रिएक्शंस करवाया, जो जर्मनी के 2 साइंटिस्ट थे, तो उनको क्या प्राप्त हुआ बच्चों, क्रिप्टॉन प्राप्त हुआ, बेरियम उनको प्राप्त हुआ और 3 न्यूट्रॉन उनको प्राप्त हुए और काफी मात्रा में उनको एनर्जी भी वहां से मिली। अभी उसका एनर्जी का कैलकुलेशन भी करेंगे। एनर्जी का कैलकुलेशन करने के लिए इन सभी के मास ऑलरेडी बच्चों में लिख चुका हूं पहले से ही। तो यहाँ क्रिप्टॉन जो बना 36 होता है बच्चों, बेरियम का 56 होता है, क्रिप्टॉन जो होता है 92 का प्राप्त हुआ, ये 141 का प्राप्त हुआ। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने समझाया था कि इनमें एनर्जी का, इनमें मास का, इनमें न्यूक्लियॉन्स के नंबर का, इनमें चार्ज का, सबका कंजर्वेशन होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में। तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों इसमें इनिशियली में टोटल चार्ज कितना है, टोटल जेड इनिशियली में 92 है, यह 36 56, तो यहाँ भी जेड बच्चों 92 हो चुका है। यह एटॉमिक मास नंबर कितना है 235 + 1 236 है। यहाँ एटॉमिक मास नंबर बच्चों 92 + 141 और 3 न्यूट्रॉन भी है बच्चों। तो एक न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास नंबर 1 है तो 3 का 3 हो जाएगा, तो 3 4 और ये 6, तो वही 236 आएगा। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इन्होंने देखा कि वास्तव में ब्रेक हो चुका है। और ब्रेक देखो 2 छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक आपके पास हो रहा है, 3 न्यूट्रॉन नहीं है ना, यहाँ 3 न्यूट्रॉन लिख देते हैं। तो ये छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो चुका है। इसी रिएक्शन को उन्होंने न्यूक्लियर फिजन कहा, यानी हैवी न्यूक्लियस का लाइट न्यूक्लियस में टूटना क्या कहलाता है बच्चों, फिजन कहलाता है। यानी इन्होंने क्या लिया बच्चों, इन्होंने स्लो न्यूट्रॉन लिया, ये यूरेनियम पर इन्होंने लिया। यूरेनियम कौन सा लिया बच्चों, इन्होंने 235, इस पर स्लो न्यूट्रॉन इन्होंने इंसिडेंट करवाए, स्लो न्यूट्रॉन करवाया। और यहां से क्या बनना निकला बच्चों, बेरियम निकला, क्रिप्टॉन निकला, क्रिप्टॉन बना, और 3 न्यूट्रॉन भी यहां से निकले बच्चों। कितने न्यूट्रॉन थे बच्चों, 3 न्यूट्रॉन भी यहां से निकल रहे थे, ये 3 न्यूट्रॉन भी यहां से निकले। तो ये अपने पास रिएक्शन था। इसमें ये देखा गया बच्चों, इसमें मेनली देखा क्या गया कि ये अपने पास में कौन है, ये रिएक्टेंट होता है सारा पोर्शन, और ये सारा पोर्शन किसका होता है बच्चों, प्रोडक्ट का होता है। ये देखा गया कि जो रिएक्टेंट का मास था वो प्रोडक्ट के मास के कंपैरिजन में, वो प्रोडक्ट के मास के कंपैरिजन में क्या आ रहा था, ज्यादा आ रहा था। यानी जब हैवी न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्ड करवाया गया तो जो न्यू न्यूक्लियस बने, हालांकि एटॉमिक मास नंबर सेम आ रहा है बट उनका एग्जैक्ट जो मास आता है वो रिएक्टेंट का ज्यादा आता है। यानी जब ये रिएक्शंस होती है तो बच्चों यह मास डिफेक्ट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मास डिफेक्ट, यानी यह डेल्टा एम आपको प्राप्त होता है। रिएक्टेंट का मास जो होता है प्रोडक्ट के मास के कंपैरिजन में ज्यादा प्राप्त हुआ, ज्यादा था। यानी इस रिएक्शन में मास डिफेक्ट आ रहा था, मास डी के अपने पास हो रहा है, या मास का डिफेक्ट यहाँ प्राप्त हो रहा है। और एनर्जी, मास एनर्जी जो रिलेशन अपने पास है, जो रिलेटिविटी का आइंस्टाइन का जो थ्योरी अपने पास है, उसके बेसिस पर ये जो मास डिफेक्ट होता है बच्चों, ये मास जो डिफेक्ट होता है E = डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहां देखा गया कि जो मास डिफेक्ट होता है तो यह बहुत सारी एनर्जी हमें प्राप्त होती है, जिसको हम क्यू एनर्जी ही यहाँ कहते हैं। यानी हम क्यू एनर्जी की जैसे इस एनर्जी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम इस टोटल एनर्जी में से, रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी में से प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं।
और बच्चों जब एनर्जी प्राप्त होने लग गई तो हम इसके बहुत सारे यूजेस करने लग गए, हम इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करने लग गए इस एनर्जी का, और उस एनर्जी के बेसिस पर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने लग गए। तो यहाँ न्यूक्लियर फिजन जब रिएक्शन अपने पास हो रही है तो हैवी न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, और हैवी न्यूक्लियस जब लाइट न्यूक्लियस में ब्रेक होता है तो यहाँ रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, यानी रिएक्टेंट से यहाँ प्रोडक्ट बनने के दौरान मास यहाँ डिफेक्ट होता है, और उस मास डिफेक्ट की वजह से रिलेटिविटी की थ्योरी के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि वो मास डिफेक्ट एनर्जी में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, यानी हमें काफ़ी मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। अब इस रिएक्शन में जब ऑटो हान एंड स्ट्रासमान ने रिएक्शन किया तो इस रिएक्शन में उनको कितनी एनर्जी प्राप्त हुई, हम उस एनर्जी का बच्चों या कैलकुलेशन करेंगे अब। ठीक है, नोट कर लिया भाई, ये इस तरीके से बनाया है, क्योंकि बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की बात करूंगा तो इसी तरीके से मैं डायग्राम बनाते हुए आपको समझाऊंगा वो। तो यहाँ देखें, अब हमें इस एनर्जी का वैल्यू फाइंड करना है जो एज ए क्यू एनर्जी के जैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ मैंने सबके मास लिख दिए बच्चों, मैंने टोटल करके पहले ही लिख दिया है ताकि कैलकुलेशन में कम टाइम लगे। यहाँ यदि मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ क्यू एनर्जी का, तो मास किसका बच्चों, यूरेनियम का इंटू सी स्क्वायर, मास किसका बच्चों, न्यूट्रॉन का, ठीक है एन लिख देता हूँ, इंटू सी स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी में से प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी को माइनस करने पर क्यू एनर्जी आता है, और रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम आइंस्टाइन के थ्योरी का ही एनर्जी मास रिलेशन यानी ये यूज लेने वाले mc स्क्वायर माइनस क्रिप्टॉन का मास बच्चों, तो ये मास ऑफ क्रिप्टॉन और इंटू सी स्क्वायर, मास ऑफ बेरियम इंटू सी स्क्वायर, और ये 3 न्यूट्रॉन है बच्चों आपके पास में, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 3 आपके पास है इंटू सी स्क्वायर। अब हम यहाँ देख रहे हैं, हमने यहाँ सबके मास लिख दिए हैं बच्चों। जब ये मास ऐड किया गया, देखो मास लिख दिया है, जब ये मास ऐड किया गया तो बच्चों ये रिजल्ट आया आपके पास 236.0526 इन AMU। हमने यहाँ सी स्क्वायर कॉमन ले लिया बच्चों ऑलरेडी, हम केवल मास को ही यहाँ लिख रहे हैं, मास को ऐड करके हमने लिखा, सी स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं। यहाँ हम बात करें तो तीनों का टोटल जो मास आया, ये बेरियम का मास है, ये क्रिप्टॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा आपको। तो ये टोटल जो मास अपने पास आया इनका, वो टोटल मास कितना है बच्चों, ये मास अपने पास में आया है, 1 मिनट में कैलकुलेट करके लिखता हुआ ना, 1 मिनट आप पॉज करके कैलकुलेट करता होगा इनको। तो ये मास बच्चों प्राप्त हुआ हमें 235.8373। तो देखो बच्चों रिएक्टेंट के पास ज्यादा मास था और प्रोडक्ट के पास मास कम हो चुका है, तो मास डिफेक्ट आया यहाँ पर, तो ये मास डिफेक्ट आया, तो ये मास आया बच्चों 235.8373 AMU के अंदर आया इंटू सी स्क्वायर। और इसमें से जब इसको मास को माइनस किया गया तो मास डिफेक्ट अपने को कितना प्राप्त हुआ, ये इसमें से माइनस करने पर ये आएगा बच्चों 0.2151। ये बच्चों किस में आ रहा है, AMU में आ रहा है, इंटू क्या आ गया, सी स्क्वायर आ गया। अब इस AMU को चेंज करना मैंने सिखाया बच्चों कि 1 AMU को यदि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, आप देख सकते हैं मेरी सारी क्लासें देख सकते हैं, मैंने अधिकतर क्लासों में 1 AMU का वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखकर सिखाया है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट 931 ही हम कंसीडर कर लेते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 0.2151 AMU की जगह हम ये लिख सकते हैं भाई, कितना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर एक बाहर भी आ रहा है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब सोल्व किया गया तो बच्चों ये लगभग आया 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ देखें बहुत सारी एनर्जी यहाँ पर निकल रही है, यहाँ इतनी सारी एनर्जी, कितनी, इस रिएक्शन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उनको प्राप्त हुई। अब सोचो इस एनर्जी से हम कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, आगे भी कुछ बातें इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो देखते हैं बच्चों कितना एनर्जी फिजन के 1 ग्राम यूरेनियम से हम प्राप्त कर सकते हैं। हम 1 ग्राम यूरेनियम से कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मली अभी जैसे हमने पढ़ा कि 200
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्राप्त होती है। तो वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो होती है वो हीट की फॉर्म में, जो पार्टिकल्स निकलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में निकल जाती है। लेकिन हम उसको कंज्यूम करके हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उसे इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम बच्चों जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस करवाते हैं उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में समझाऊंगा तो बताएंगे भी हम। तो नॉर्मली हम बात करते हैं कि जो एक छोटा सा कैलकुलेशन में सिखाना चाह रहा हूँ कि हम 1 ग्राम यूरेनियम से कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखें कि 1 ग्राम में कितना यूरेनियम हो सकता है अपने पास में। 1 ग्राम में यूरेनियम कितना हो सकता है? तो 1 ग्राम में नंबर ऑफ यूरेनियम फाइंड करने के लिए एवोगाद्रो का जो मेथड आपके पास है, एवोगाद्रो का जो फॉर्मूला है बच्चों हम उसका यूज कर रहे हैं। और एवोगाद्रो के फॉर्मूले से 1 ग्राम यूरेनियम, कौन सा बच्चों यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास नंबर कितना है, 235 है। अब यूरेनियम 235 का यूज करे थे, तो 235 में अपने पास में कितने सारे, मतलब 1 ग्राम में कितने सारे यूरेनियम हो सकते हैं, हम उसका कैलकुलेशन करने के लिए एवोगाद्रो का फॉर्मूला का यह यूज कर रहे हैं। तो 1 ग्राम एटम में यूरेनियम के 1 ग्राम एटम में कितना आपके पास पार्टिकल्स रहेगा यूरेनियम का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो जो डब्ल्यू का मतलब गिवन वेट कितना ले रखा है बच्चों, या 1 ग्राम कितना ले रखा है बच्चों, या हमने 1 ग्राम ले रखा है, डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, एम उसका एटॉमिक मास नंबर है। या एटॉमिक मास नंबर कितना बच्चों, 235 इंटू एन है, एन यहाँ एवोगाद्रो नंबर होता है जो अप्रोक्सीमेट हमने लिखा है 6 इंटू 10⁻23, वैसे होता है कितना 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो 1 ग्राम में इतने नंबर ऑफ यूरेनियम अपने पास होते हैं। और हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने ये पढ़ा है कि टोटल एनर्जी कितना रिलीज करता है, वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट करता है 1 ग्राम में। तो 1 ग्राम में यदि इतने पार्टिकल्स है तो टोटल एनर्जी कितनी होगी बच्चों आपके पास में, 200 आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, टोटल एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन ऑफ 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में इतने नंबर से टोटल एनर्जी कितना होगी, फिर आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, यूरेनियम को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, एनर्जी से 200, तो इतनी एनर्जी निकालेगा बच्चों। 1 ग्राम यूरेनियम कितना एनर्जी निकालता है बच्चों, 5 इंटू 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल सकता है, जिससे अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10⁻4 यानी हो गया 1 2 3 0 ये 4 20,000 किलोवाट आवर, इतना ज्यादा आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज करेंगे, जिसको हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बाद आपको समझाएंगे। तो कुछ बात समझ में है कि हम 1 ग्राम यूरेनियम से इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें आप बच्चों, शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए बच्चों।